शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 7 अध्याय 4 भाग 2। हाँ, हमारे पास समस्याएं हैं। मुझे सरकारी खर्च में धन की बेइंतहा बर्बादी पर चिंता है, विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों में जैसे कि नर विद्यार्थियों पर अश्लील फिल्में दिखते हुए चरस पीने के प्रभाव का अध्ययन। $5000 एरिका जंग को फियर ऑफ फ्लाइंग लिखने के लिए दे दिया गया। $20 लाख यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के लिए नौका खरीदने के लिए खर्च कर दिया गया। ये राशियां नगण्य हैं। अगर इनकी तुलना $7 बिलियन से की जाए तो हमने 6 देशों की विदेशी सहायता के रूप में दिए हैं, जिससे 22 बिलियन मूल्य की 1000 टन अफीम उन देशों द्वारा पैदा की गई। मूर्खतापूर्ण ही वो शब्द है जिसे मैं सावधानीपूर्वक और जानबूझकर उस नीति का वर्णन करने के लिए प्रयोग करता हूँ जिसके अंतर्गत अमेरिका हमारे करोड़ों डॉलर उन देशों को उनके निर्माण के लिए भेजता है। वे इसके एवज में अक्सर आभार प्रदर्शन का एक शब्द बोले बिना हमारा धन लेते हैं और हमें नष्ट करने के लिए जहाज से अमेरिका में हेरोइन भेज देते हैं। आपके विधान मंडल के सदस्य को इस बारे में एक पत्र लिखना प्रभावकारी होगा। हम जानते हैं कि जनता की राय में काफ़ी बल होता है। जब अमेरिकियों और अमेरिकी व्यापारियों ने फ्रांसीसी वस्तुओं का मार्सेलिस से हेरोइन के निर्माण और निर्यात के विरोध में बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो एक रोचक बात हुई। फ्रांसीसियों ने 6 महीनों के अंदर हेरोइन बनाने वाली इतनी प्रयोगशालाओं को ढूंढकर नष्ट किया जितनी उन्होंने उससे पहले 10 सालों में नहीं की थी। मुझे उन कानूनों को लेकर परेशानी होती है जिनके अनुसार किसी अमेरिकी को नौकरी पाने के लिए किसी संस्था में शामिल होना जरूरी है। सैद्धांतिक रूप से ये कानून काम करने वाले आदमियों के लिए लाभ के लिए बनाए गए थे। उन्होंने उस तरह काम नहीं किया, तथापि क्योंकि वे राज्य जो काम करने का अधिकार संबंधी कानून रखते हैं उनमें बेरोजगारी की दर उन राज्यों की अपेक्षा जहां पर बंद दुकान कानून लागू है कम है। मैं अपराध के बारे में, बाल अपराध में बढ़ोतरी के बारे में, महिलाओं में अपराध की बढ़ती हुई दर के बारे में, नशीली दवाओं, अल्कोहल और पोर्नोग्राफी के बेहद बढ़ते हुए प्रयोग में 101 अन्य समस्याओं के बारे में चिंतित हूँ, परंतु मैं सहमत हूँ कि इन समस्याओं का समाधान है। मैं विशेष रूप से चिंतित हूँ कि अमेरिकी नौजवान को अमेरिकी मुक्त उद्यम व्यवस्था के महत्व को नहीं बताया जा रहा है। संयुक्त राज्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा प्रिंसटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार हमारे हाईस्कूल विद्यार्थियों में से 67% ये नहीं मानते कि किसी व्यापार को लाभ की ज़रूरत है और उनमें से लगभग 50% आपको साम्यवाद की तुलना में पूंजीवाद का एक भी लाभ नहीं बता सकते। अमेरिकी हाईस्कूल विद्यार्थियों में से 63% महसूस करते हैं कि बैंक, रेल रोड्स और स्टील कंपनियों संघीय सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए। 62% ऐसा नहीं मानते कि मजदूर को अपनी भरसक योग्यता के साथ उत्पादन करना चाहिए, जो कि बेईमानी की एक और किस्म है। ये चीज़ें भयभीत करने वाली हैं, परंतु इनके लिए बच्चों को दोष मत दीजिए। ये हमारा दोष है। हम पुस्तकें लिखते हैं, स्कूल बनाते हैं और शिक्षा देने वालों को वेतन देते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बेटों और बेटियों को मुक्त उद्यम व्यवस्था के लाभ पढ़ाएं। साम्यवाद से निपटना। मैं साम्यवाद के बारे में चिंतित हूँ, विशेष रूप से जब इसका संबंध हमारी विदेश नीति से हो, क्योंकि रूस किसी संधि को केवल तभी मानता है जब ये उसके हित में हो। 1000 से भी अधिक संधियों के हाल ही के एक अध्ययन ने ये निश्चित कर दिया है कि रूस हमेशा से संधि तोड़ने के मामले में चैंपियन रहा है। एवं वस्तु का समूह गान जो आपने सुना है वो फिनलैंड वासियों, एस्टोनियो वासियों, लैटवियंस, लिथुआनिया वासियों और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोल व जर्मन वासियों की ओर से आया, जो रूस के साथ संधि करने के बाद गुलाम बना लिए गए थे। जिस समय राष्ट्रपति केनेडी ने निकिता ख्रुश्चेव से क्यूबा में रूसी प्रक्षेपास्त्रों के बारे में विरोध प्रकट किया तो वो पूरी ताकत से इससे निपटे थे और उनके साफ साफ कहने का यह अर्थ था कि उन प्रक्षेपास्त्रों को क्यूबा से बाहर खींच लें, अन्यथा रूस ने भाषा को समझ लिया और वापस हो गया। तथापि जब राज्य सचिव किसिंजर और लेनाइड ब्रेजवेव ने योम युपुर युद्ध रोकने के लिए वार्ता की तो हमारी स्थिति भिन्न थी। तनाव में कमी प्रभावी कर दी गई और समझौते के अनुसार रूसियों के द्वारा हमें किसी ज्ञात खतरे की सूचना देनी थी। इस बात के निर्णायक सबूत हैं कि
उन्हें पहले से ही मालूम था कि अरब देशों द्वारा इजराइल पर आक्रमण अवश्यंभावी है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। शुरू के उन संतापी दिनों में जब मिस्र की फौजें इजरायलियों को पीछे धकेल रही थीं, किसिंजर ने ब्रेजनेव से इसे रुकवाने हेतु आग्रह करने के लिए संपर्क करने का भरसक प्रयास किया, परंतु ब्रेजनेव उपलब्ध नहीं थे। जैसे ही युद्ध की स्थिति बदली और इजराइलियों ने पूरी तरह से मिस्र की फौजों को घेर लिया, ब्रेजनेव किसिंजर ने इस युद्ध को रुकवाने के लिए चिल्लाए। अमेरिका ने इजराइल पर अपनी फौजें हटाने के लिए बेहद दबाव बनाया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम रूस की इच्छाओं के आगे झुक गए, क्योंकि उनकी फौज की ताकत हमारी तुलना में अधिक थी। जब आप रूस के इससे कोई समझौता करते हैं तो आप एक ऐसी विचारधारा और व्यवस्था से व्यवहार करते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, जिनकी नज़रों में मानव जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं है और जो संधि को एक कागज़ के टुकड़े की तरह देखते हैं जब तक कि दूसरा पक्ष से भंग न करते। साम्यवादी व्यक्ति महसूस करता है कि जो कुछ उसका है वो तो उसका ही है और जो आपका है वो आपस में समझौते के लिए खुला है। ब्रेजनेव मानव जीवन के प्रति किसी सम्मान के बिना और अब संभवतः फौजी श्रेष्ठता के साथ निर्लज्जता पूर्वक बड़े दांव का खेल रूखेपन से खेल गए। मुझे अपनी फौजी ताकत की अपेक्षाया कमी पर चिंता है, परंतु समस्या का हल है। मुझे रुककर अपने उन ईसाई भाइयों को कुछ समझाना है जो धर्मोपदेश उद्धृत कर सकते हैं और अति विनम्र व्यक्ति यानी मीक को ही पृथ्वी पर उत्तराधिकारी मिलेगा। मूल ग्रीक भाषा में मीक शब्द का अर्थ है संयमित शक्ति। जब तक हमारे पास शक्ति है हमें इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होगी और इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हमारे पास शक्ति नहीं है तो इतिहास के सबक निर्णयात्मक रूप से ये सिद्ध करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मेरे बीमा वाले मित्र मुझसे कहते हैं कि बीमा कराना और इसकी ज़रूरत ना पड़ना उस स्थिति से लाख दर्जे बेहतर है कि इसकी ज़रूरत पड़े या ये ना हो। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अंततः अमेरिका जानता है कि पानी यानी बुलफ्रॉग को याद करें अब बर्दाश्त की हद से ज़्यादा गर्म हो गया है और वे पहचान रहे हैं कि उनका घर यानी अमेरिका जल रहा है। ज़्यादातर अमेरिकी अब किसी न किसी से उन्हें एक बाल्टी पानी देने के लिए कह रहे हैं। मुझे बताओ क्या करना है ताकि वे खुद आग को बुझा पाएं। मुझे आशा है कि इस अध्याय का शेष भाग आपको कई बाल्टी पानी प्रदान करेगा। आप क्या कर सकते हैं? सौभाग्य से इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने अभी अपना 200वां जन्मदिन मनाया है और अमेरिकी सकारात्मक पहलुओं पर बल देना शुरू कर रहे हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि इन बातों के बारे में चिंतित अमेरिकी अब इन सब का सामना करने के लिए खड़े हो रहे हैं, सुने जाने के लिए बोल रहे हैं, जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं, चिर प्रतीक्षित परिवर्तनों को लाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से मैंने जितने समर्पित पुरुष और महिलाएं भ्रष्टाचार और कुटिलता के विरुद्ध लड़ाई के क्षेत्र में प्रवेश करते देखे हैं, उतने उससे पहले 10 सालों में कभी नहीं देखे। ये उत्साहवर्धक बात है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से नौजवान अचानक बदले हैं। मंदी के दौर ने और नौकरियों की कमी ने बहुतों को ये महसूस करा दिया है कि उस भावी नियोक्ता से जो व्यापार में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, असंभव वेतन व परिस्थितियों की मांग करने से उनके लिए उस नौकरी की उम्मीद को बहुत कम कर देगा, जबकि उनकी प्रतियोगिता में दर्जनों की संख्या में दूसरे नौजवान हैं जो इस नौकरी के लिए उनसे कहीं अधिक योग्य हैं। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उनमें से बहुत से अब समझ गए हैं कि अंततः वे लोग वही करते हैं जिन्हें करने से उन्हें खुशी होती है। अक्सर जो भी वे करते हैं उससे खुश नहीं होते। ये भी उत्साहजनक स्थिति है। ये भी उत्साहवर्धक है कि अधिक उदार व सरकार की बहुत वकालत करने वाले अब सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार का अधिक खर्च करना और अधिक दखल समस्या का जवाब नहीं है तथा आत्मनिर्भरता आज की ज़रूरत है और व्यक्ति स्वयं अपने आचरण और व्यक्तिगत कुशलता के लिए जिम्मेदार है। तथापि समस्या का समाधान राष्ट्रपति कैनेडी के उस भाषण के आखिरी 4 वाक्यों में निहित है जो वे डल्लास टेक्सास में उस दिन देने वाले थे जिस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। हम इस देश में इस पीढ़ी में अपने चुनने के कारण नहीं बल्कि नियति के कारण विश्व की स्वतंत्रता की 4 दीवारी के चौकीदार हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम शक्ति और जिम्मेदारी के काबिल हों
और हम अपनी शक्ति का बुद्धिमत्ता और संयम के साथ उपयोग कर सकें कि हम अपने समय में और जब तक पृथ्वी पर शांति की ये प्राचीन दृष्टि रहती है तब तक के लिए मनुष्य के प्रति सद्भावना हासिल कर सकें। यही सदैव हमारा ध्येय होना चाहिए और हमारी पुकार की नेकनामी में सदैव हमारी शक्ति अंतर्निहित होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि बहुत पहले लिखा गया था, अगर ईश्वर साथ नहीं है तो नगर की सुरक्षा के लिए चौकीदारों को जगाए रखना व्यर्थ है। यही वो नींव है जिस पर इस देश का निर्माण हुआ था। उसी जगह हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि विलियम पिट ने कहा था, यदि आदमी के कार्यों पर ईश्वर शासन नहीं करता तो तानाशाह करेंगे। सौभाग्य से ईश्वर में आस्था रखने वाले पुरुष और महिलाएं फिर से राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं और राष्ट्रपति कार्टर खुले तौर पर ईश्वर में अपनी आस्था और उस पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं। ये बात भी इतनी ही स्फूर्तिदायक है कि बॉय स्काउट्स अब अपनी मूल विचारधारा की ओर लौट रहे हैं और फिर से अपने बच्चों को ईश्वर पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। हमें कानून लागू करने के मामले में निष्पक्ष और मजबूती के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हमने निष्पक्षता के जोश की आड़ में दोषियों का बचाव करना सीख लिया है। अब अपराधी एवं अपराध के शिकार दोनों के साथ न्याय के लिए हमें दोनों के अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए और अपराध का दंड अपराध के शिकार व्यक्तियों के बजाय अपराधी को दिया जाना चाहिए। अमेरिका की समस्याओं को सुलझाने का एक दूसरा तरीका राजनीतिक रूप से सक्रिय होना है। हम में से हर एक को ये कहना बंद करना चाहिए कि वे राजनेता हैं। हमें उनकी सही पहचान करनी चाहिए कि मेरा कांग्रेसमैन, मेरा सेनेटर, मेरा मेयर, क्योंकि हमने, आपने और मैंने उन्हें चुना है अपने समर्थन से या समर्थन के अभाव से। अमेरिका की मदद करने में क्या आपकी रुचि है? क्या आपने पिछले चुनाव में योग्य व ईश्वर में विश्वास रखने वाले उम्मीदवारों को अपना वोट और या समर्थन दिया था? एक कांग्रेसमैन को चुनने के लिए केवल 150 लोग समर्पित चाहिए। हालांकि कानून जनप्रतिनिधि बनाते हैं, परंतु आपके और मेरे जैसे नागरिक उन लोगों को चुनते हैं जो कानून बनाते हैं। एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं और हमें करनी ही चाहिए, वो एक इकाई के रूप में घर की पवित्रता व इसकी सुंदरता के महत्व को समझना है। इतिहास के अनुसार विश्व के इतिहास में 88 सभ्यताएं प्रमुख स्थिति तक ऊपर उठी हैं। कुछ जल्दी से ऊपर उठी और कुछ धीरे धीरे, परंतु बिना किसी अपवाद के उन सब का एक पीढ़ी में पतन हो गया और उनमें से प्रत्येक का पतन तब हुआ जब परिवार की इकाई नष्ट हुई। हर मामले में शैली वही थी, नैतिक मापदंडों में ढील जो पोर्नोग्राफी, यौन संबंधों में स्वच्छंदता, व्यभिचार, पत्नियों की अदला बदली और अंततः समलैंगिकता की ओर ले जाती थी। अवश्य ही अमेरिका को यदि इस बारे में ठीक से चेता दिया गया तो वो हमसे पहली उन 88 मिसालों से सबक ले सकता है। हमारे समझने के लिए परिवार की एक अच्छी इकाई कोलंबस, ओहियो का जेम्स व मार्गरेट ग्रिफिथ का परिवार हो सकता है। पिछले 23 सालों से जेम्स ग्रिफिन दिन में सफाई विभाग के लिए ट्रक चलाता है और रात में एक स्टील मिल में काम करता है। इसके साथ ही वो 2 जगह चपरासी का काम करता है। साप्ताहिक अवकाश में वो 2 स्कूलों में चपरासी का काम करता है। पिछले 23 वर्षों से अपने 7 बेटों और एक बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसने प्रतिदिन औसतन 20 घंटे काम किया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रक्रिया में मार्गरेट ने उसका पूरा साथ दिया। ग्रिफिन दंपत्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चों को जीवन में अवसर प्राप्त हों। ग्रिफिन परिवार आपस में इतनी गहराई से जुड़ा है कि उनका बड़ा बेटा, जो अपने पिता के बाहर काम करने के दौरान घर के सबसे जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ग्रिफिन दंपत्ति इस बात के लिए स्वयं को आभारी अनुभव करते हैं कि अमेरिका में उन्हें अपनी योग्यता का उपयोग करने का अवसर मिला। वे शुक्रवार की शाम के अपने अवकाश के समय का उपयोग भी अपने बेटों को फुटबॉल खेलते देखकर करते हैं। वे उत्तम खिलाड़ी हैं। उनका एक बेटा आर्ची ग्रिफिन है जो 1975 में दूसरी बार हेजमैन ट्रॉफी जीतने वाला इतिहास में पहला खिलाड़ी बना। अंकल सैम, अलग रहो। वोटर के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की और ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है जो अपने आप को सरकारी की निर्धारित सीमा से बाहर जाकर काम करने के लिए समर्पित करें तथा अधिक व्यापारी लोगों को सरकार में आने के लिए प्रोत्साहित करें। पोस्ट ऑफिस, मेडिकेयर, मेडिकेड, सामाजिक सुरक्षा तथा खाद्य कार्यक्रम पर नज़र डालने से कोई भी सहमत हो जाएगा कि दसियों हजार समर्पित सरकारी कर्मचारियों के बावजूद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका और जन सामान्य की सेवा करने में लगा दिया, सरकार नहीं जानती कि किसी व्यापार को कैसे किया जाता है।
व्यापारिक सिद्धांतों में अधिक दिशा और प्रोत्साहन की ज़रूरत की बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है जब हम सरकार की बढ़ती हुई लागत और इसकी तुलनात्मक अकुशलताओं का अवलोकन करते हैं। उदाहरण के लिए एक्सोन कॉरपोरेशन एक गैलन गैसोलीन को हॉस्टन टेक्सास से न्यूयॉर्क शहर के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा एक पत्र को डल्लास से फोर्ट वर्थ भेजने के लिए अधिक जल्दी और कम दामों में ला सकती है, और वो कंपनी अपने लाभ पर काफ़ी कर भी देती है। संयोगवश सरकार केवल उतनी ही सेवाएं प्रदान कर सकती है जितने कि उत्पादक लोग और लाभदायी व्यापार सहयोग दे सकते हैं। दिसंबर 1975 का रीडर्स डाइजेस्ट अंक इसी तरह की कहानी बताता है। सन 1915 में आप न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए $20 में एक टेलीफोन कॉल कर सकते थे, अथवा आप न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को 1000 अव्वल दर्जे के पत्र भेज सकते थे। आज आप रात्रि 9 बजे के बाद न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को 65 पेंस में फ़ोन कर सकते हैं, अथवा आप 65 पेंस में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को 5 पत्र भेज सकते हैं। इसलिए सरकार टेलीफोन कंपनी की जांच पड़ताल कर रही है। इससे भी अधिक चिंताजनक हाल ही में किया गया एक सर्वेक्षण है जो दर्शाता है कि सरकार में 1 घंटे में काम करने का औसत उत्पादकता स्तर प्राइवेट सेक्टर के उत्पादक स्तर से 39% नीचे है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय बजट हर साल बिलियनों डॉलर्स का घाटा दिखाता है।